हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दिल्ली आईएएस रायपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप जानते हैं, आपके प्रीलिम्स एग्जाम अभी बहुत नजदीक है और उसको ध्यान में रखते हुए हमारी 30 कदम नाम से ये सीरीज चल रही है। इसमें हमने ज्योग्राफी या मतलब जो भी सब्जेक्ट्स आप देखें, पॉलिटी देखें, हिस्ट्री देखें, साइंस देखें, तो हर सब्जेक्ट को हमने 30 टॉपिक्स में डिवाइड किया है और हर एक टॉपिक के उस 30 क्वेश्चन के माध्यम से हमने उस टॉपिक को कम्प्रिहेंसिवली कवर करने की कोशिश की है। तो जो लोग एक बार पढ़ चुके हैं उनके लिए एक तरह से एक रिवीजन सीरीज है और इसमें आपको सिर्फ 30 क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, इसके अलावा भी जितनी भी एक्स्ट्रा एडेड इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो आप जैसे देखें तो आपके इतने सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो चुके हैं, जहाँ पे अगर आप यहाँ से देखें, अगर 5th पार्ट से देखें तो इसके ऊपर के जो टॉपिक्स हैं यहाँ से तो क्वेश्चंस आपके अभी तक में कम पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप अपने पीवाईक्यूज को कैसे मतलब प्रीलिम्स को कैसे अप्रोच करने उसमें अगर आप देखें तो 60% क्वेश्चन तो आपके जो भी बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ने वाले होते हैं उनसे बन जाते हैं, लेकिन ऐसे टॉपिक्स यहाँ से कम क्वेश्चन आते हैं, उन टॉपिक्स को भी आपको अच्छे से कवर करना है, तभी आप एज ले पाएंगे। मान लीजिए 120 कट ऑफ जा रहा है और आप 115 नंबर ला पा रहे हैं, तो क्या 115 में आप कहलाएंगे तो फेल ही ना। आपको 115 से 120 125 तक जाने के लिए जो क्वेश्चंस हेल्प करेंगे वो यही क्वेश्चंस हैं, यही टॉपिक हैं जिसके क्वेश्चन बच्चे जनरली छोड़ देते हैं और जो इजी टॉपिक है उनके कर लेते हैं। तो आपको डिफरेंस क्रिएट करना है तो वैसा सेक्शन जहां से क्वेश्चंस कम आते हैं वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो अगर ऐसा है कि आपने ये वीडियोस देखे और आपने पुराने वीडियोस ये सोच के स्किप कर दिए हैं कि नहीं इससे तो क्वेश्चन नहीं आते, तो वो आपको जरूर से देखना है। ठीक है, तो देखिए 12 टॉपिक तक हो गया। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मिनरल रिसोर्सेस पार्ट 1। छत्तीसगढ़ आपका मिनरल रिच स्टेट है, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस भी अगर आप इंडिया की बात करें चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, मिनरल से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। और बेसिकली मिनरल्स हो गए, रॉक्स हो गई, ये तो आप चाहे छत्तीसगढ़ का जीएस पढ़े चाहे इंडिया का, वो चीजें तो सेम होंगी, तो आपको वहां पे भी हेल्प मिलेगी इससे। ठीक, तो सबसे पहले आते हैं अपने पहले क्वेश्चन में। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। अब अगर आप अभी प्रेजेंट में बात करें तो आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और हम चाह रहे हैं कि हम ऐसे मतलब व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हों जो आपके पोल्यूशन कम क्रिएट करें। अगर आप नॉर्मल पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों की बात करें तो इससे आपकी ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती हैं, जो कि एनवायरमेंट के लिए मतलब एनवायरमेंट को और ज्यादा हीटअप करने में एक कैटलिस्ट का काम करती हैं। इस वजह से आप देखेंगे कि जैसे जो ज्यादा पॉल्यूटिंग रीजन है आपके दिल्ली हो गया और उसके आसपास के जो इंडस्ट्रियल एरियाज हो गए, यहाँ की जो गवर्नमेंट है ये आपको ईवी में सब्सिडी भी बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर रही है, जिससे ज्यादा से ज्यादा ईवी चले और आपके व्हीकल से जो पोल्यूशन हो रहा है वो कम से कम हो। क्योंकि आप पोल्यूशन में अगर देखेंगे तो व्हीकुलर एमिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट उसका चंक बनता है। ठीक है, इस वजह से लिथियम की बात आप करेंगे तो लिथियम बहुत इस समय आपको न्यूज में देखने के लिए मिल रहा होगा। तो अगर आप भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी की बात करें, इंडिया की फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी की बात करें तो कहाँ पे प्लानिंग की जा रही है सेटअप करने के लिए, तो गुजरात में। इसके अलावा अगर आप बात करें कि इंडिया की पहली लिथियम माइन जो है वो कहाँ पे है, तो वो आपकी कोरबा के कटघोरा में है। ठीक है, कोरबा के कटघोरा में आपकी लिथियम माइन है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी उसको कंफर्म किया है कि वहां पे कोरबा के कटघोरा में आपको बहुत इंपॉर्टेंट लिथियम के रिजर्व्स मिले, तो वहां पे आपकी पहली इंडिया की लिथियम माइंस है कोरबा में। ये आप सीजी वाले जीएस में भी पढ़ते हैं। इसके अलावा लिथियम के रिजर्व्स आपको जम्मू कश्मीर वाले रीजन में भी देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन वहां पे एक्सट्रैक्शन थोड़ा सा वहां पे डिफिकल्ट है क्योंकि उनकी डेप्थ बहुत ज्यादा है, लेकिन कोरबा में ये थोड़ा सा शैलो है, तो कुछ समय में आप देखेंगे कि उसका एक्सट्रैक्शन वहां पे शुरू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, द MMDR अमेंडमेंट एक्ट, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, ये एक्ट आपका सबसे पहले 1957 में आया था, फिर इसमें अमेंडमेंट दूसरा 2015 में हुआ है और अभी देखेंगे तो रिसेंट अमेंडमेंट 2023 में हुआ है। तो इसके हिसाब से ये पूछ रहा है कि MMDR अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ है, MMDR संशोधन अधिनियम 2023 का, उसमें निजी क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस पूर्व आरक्षित परमाणु खनिज के खनन की अनुमति दी गई है। इसमें पहले 12 ऐसे आपके मिनरल्स थे जिनके मतलब एक्सट्रैक्शन के लिए यहाँ पे कहा गया था कि आप इनका एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते, ये बाढ़ थे एक्सट्रैक्शन से, लेकिन अभी
जो MMDR आपका अमेंडमेंट हुआ है 2023 में, इसमें से 6 मिनरल्स को हटा दिया गया उस लिस्ट से, और वो जो 6 मिनरल्स हैं आपके, वो आपके क्रिटिकल मिनरल्स की कैटेगरी में। क्रिटिकल मिनरल्स यही, जैसे मैंने अभी बताया कि ईवी में आपको लिथियम आयन बैटरीज का आपने नाम सुना होगा जरूरत होती है, बेरिलियम हो गया, ठीक है। ये सब अभी रिसेंट में आपकी जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजीज आप देख रहे हैं उसमें इन एलिमेंट्स का बहुत ज्यादा यूज है, इस वजह से गवर्नमेंट ने उसको उस लिस्ट से हटा दिया है। इसलिए आपको वो 6 एलिमेंट्स जानने बहुत जरूरी है। 6 में से भी आप सारे मत जानिए, आप 1-2 की एलिमेंट भी अगर याद रखेंगे और उसमें से लिथियम तो जरूर से जरूर रहेगा, तो वहां से आप ऑप्शन वगैरह एलिमिनेट करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। बाकी आपका होमवर्क है कि जो 12 एलिमेंट्स में से 6 एलिमेंट्स है, तो मैं 2 यहाँ पे बता रही हूँ, बाकी के 4 आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करने हैं, ठीक। उसी के आगे आप देखिए उसको सर्च करेंगे तो उसके बारे में और भी चीजें पढ़ लेंगे, ठीक। रिवीजन इसी तरह से होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका सीधा सीधा आंसर है लिथियम और बेरिलियम। लिथियम और बेरिलियम क्या है, जो पहले रिजर्व थे कि इसकी आप माइनिंग नहीं कर सकते, अब गवर्नमेंट ने उसको उस लिस्ट से हटा दिया है, ठीक। देखिए मैच द फॉलोइंग मिनरल्स विद देयर अल्टरनेटिव कमर्शियल नेम्स, मतलब आप यहाँ पे आपके मिनरल्स और आपको बताना है कि इसकी और क्या है। जैसे आप बॉक्स एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम की आपकी और क्या है, एल्यूमिनियम मतलब जैसे बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट क्या है आपकी, एल्यूमिनियम की और है, ठीक। फिर इसके बाद हेमेटाइट की बात करें, हेमेटाइट की और आपके मैग्नेटाइट की, सिडेराइट की, ये सब आपकी क्या है, आयरन की ओर है। मतलब जैसे बहुत अच्छी क्वालिटी का जो आपका आयरन होता है उसका नाम आपका मैग्नेटाइट है, फिर हेमेटाइट है, फिर ऐसे ऐसे करके नीचे आएंगे तो आपका सिडेराइट है। तो वो आपको सीक्वेंस भी पता होना चाहिए, है ना, कि सबसे हाई क्वालिटी का आयरन और कौन सी है, फिर इसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आगे। फिर आप अगर गैलेना की बात करें, मान लीजिए आपको 2 ही पता है, सबसे पहले बॉक्साइट तो एल्यूमिनियम और सबको पता है कि बॉक्साइट जो है आपकी वो एल्यूमिनियम की ओर है। तो देखिए पहले का अगर आपको ए पता है तो आप कैसे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, ये देखिए इसमें पहले का ए आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में है, तो आपको बाकी चीजें नहीं भी पता है तो भी आप ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप सीधे निकाल सकते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, मान लीजिए यहाँ पे अगर किसी और ऑप्शन में ऑप्शन ए दिया होता तो एटलीस्ट आप 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते थे ना। और 50-50 में आप जब भी आ रहे हैं तो आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उसको आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल ऐसे चलेंगे कि मुझे बिल्कुल जो क्वेश्चन शॉर्ट आ रहा है मैं उसी को सॉल्व करूंगा, तो फिर उसमें आपकी जो ओवरऑल मार्क्स है वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाते हैं, तो वैसा हमको नहीं करना है। तो देखिए यहाँ से आंसर आपके आएगा 1 का ए, सेकंड का बी हेमेटाइट की आयरन ओर है, थर्ड का सी गैलेना है। ध्यान रखना है बॉक्साइट और हेमेटाइट फिर भी पता होता है, गैलेना बच्चों को नहीं पता होता है। गैलेना जो है आपकी वो लेड की आयरन, लेड की ओर है गैलेना। और अगर आप कैल्को पायराइड की बात करें तो ये आपकी कॉपर की ओर है, ठीक है, कॉपर की ओर है। ये सब चीजें सीजी वाले जीएस में भी आप पढ़ते हैं, है ना, वहां पे भी ये बेस तो आपको पढ़ाया ही जाता है। आगे पढ़ते हैं। द जवार माइंस इन राजस्थान आर फेमस फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ। अब अगर राजस्थान की अगर आप बात करें तो राजस्थान आपका कौन कौन से मिनरल्स के लिए फेमस है, तो लेड के लिए फेमस है, जिंक के लिए फेमस है, कॉपर के लिए फेमस है, ठीक है। लेकिन आप पर्टिकुलरली अगर जवार माइंस की बात करें, जवार खदानों की बात करें, तो ये राजस्थान में आपके जो सीसा और जस्ता है यानी कि लेड और जिंक है, उसके लिए आपकी जवार माइंस फेमस है। आप जिंक से ध्यान रखिएगा, जिंक का जेड और जवार का जेड, तो जवार माइंस किसके लिए, जिंक के लिए, और जिंक के साथ ही आपका क्या है, लेड है, ठीक है। इसके लिए आपकी जवार माइंस फेमस है, ठीक। इसके अलावा आपकी जो खेतड़ी माइंस है वो भी राजस्थान में है, वो आपकी एंशिएंट टाइम से ही कॉपर के एक्सट्रैक्शन के लिए फेमस है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिर देखें, इंडिया हैज द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ विच मिनरल इन द वर्ल्ड। भारत में विश्व का किस खनिज का सबसे बड़ा भंडार है, तो क्या होगा इसका आंसर आप बताइए। अगर लॉ है इसकी बात करें, कोयला की बात करें, बॉक्साइट की बात करें, तो ये तो आप बाकी कंट्रीज के बारे में भी सुनते हैं, आपने थोड़ा बहुत रैंकिंग पढ़ी होगी तो आपको पता होगी कि आयरन ओर में हमारा क्या है, चौथा स्थान है। अगर कोल की बात करें तो कोल में हमारा स्थान दूसरा है, और बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट में तीसरा है, ठीक है। मतलब अगर इनमें से कोई ऐसा होता, जैसे लो आयस की बात करें, कोयला की बात करें, बॉक्साइट की बात करें, अगर इन तीनों की बात करें इनमें से कोई ऐसा होता जिसमें जिसका मतलब इंडिया में सबसे बड़ा भंडार होता, तो ये चीज आपको शॉर्ट पता ही होती, ठीक।
तो यहाँ से भी आप इसको हटा सकते हैं। यार अगर ऐसा होता कि लॉ का हमारे यहाँ सबसे बड़ा भंडार होता तो ये चीज तो हम हमेशा, मतलब जैसे आप अगर छत्तीसगढ़ पढ़ते हैं तो छत्तीसगढ़ में आपको बाकी चीजें याद हो नहीं हो, लेकिन आपको टिन एक बार अगर आपने पढ़ लिया है कि टिन का जो है 100% प्रोडक्शन छत्तीसगढ़ से होता है, तो फिर आपको और कोई मिनरल भूल जाएगा लेकिन आपको टिन नहीं भूलेगा। ये वैसा ही है, तो इसके बारे में आप कभी ऐसा नहीं पढ़े होंगे, तो यहाँ से भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। और आंसर में क्या आ सकते हैं, अभ्रक। माइका की भी पर्टिकुलरली बात करें तो जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुलर बेल्ट का जो पार्ट है, जैसे आप अगर मिनरल्स की बात करें तो सबसे ज्यादा मिनरल रिच जो रीजन होते हैं वो प्लेटू वाले एरिया होते हैं। और अगर हम इंडिया की टोटल बात करें तो हमारे 6 फिजिकल डिवीजन है। कौन कौन से, नॉर्दर्न माउंटेन्स, उत्तर के पर्वत, और फिर आपके नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तर का विशाल मैदान, फिर आपका प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुलर प्लेटू, फिर आपका हो गया डेजर्ट वाला एरिया, फिर आपके कोस्टल प्लेन और कौन सा, आइलैंड्स। तो अगर आप पेनिनसुलर प्लेटू की बात करें तो पेनिनसुलर प्लेटू वाला आपका जो रीजन है ये पूरा, ये आपका मिनरल रिच रीजन है। और इसमें से भी जो पेनिनसुलर प्लेटू का ये नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है, ठीक, जहाँ पे आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये वाला जो रीजन आता है, यहाँ पे आपका माइका बहुत ज्यादा आपको देखने के लिए मिलता है। इवन जो आपकी नवरात्रि में मूर्तियां बनती हैं तो आप झारखंड वगैरह में चले जाएंगे ना तो आपको माइका की वहां पे मूर्तियां तक बनी हुई दिखेंगी। वो मिनरल वहां पे अबंडेंस में है, इस वजह से वो लोग बनाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। Which of the following minerals is not directly used in cement production? अब देखिए, इसमें अगर आप माइका की बात करें तो माइका का यूज आपका इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में और जो आपके इंडस्ट्रियल गुड्स हैं उसमें होता है। लेकिन बाकी अगर आप देखें, लाइमस्टोन, बॉक्साइट, जिप्सम, इन सब का यूज आपका सीमेंट के प्रोडक्शन में होता है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए ना, कि जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है तो उसमें आपका मेन रॉ मटेरियल क्या है, ठीक है। सीमेंट इंडस्ट्री है तो सीमेंट में आपका मेन रॉ मटेरियल क्या है। सीमेंट इंडस्ट्री तो सीमेंट के कारखाने तो छत्तीसगढ़ में भी बहुत ज्यादा आपको देखने के लिए मिलते हैं, वो कडप्पा रॉक की वजह से। ये जो पूरा बलौदा बाजार और छत्तीसगढ़ के आसपास वाला रीजन है, तब पढ़ते हैं ना तो आपको फिर उसका बेसिक जो रॉ मटेरियल उसमें क्या चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। रॉ मटेरियल आपका लाइमस्टोन ही है उसके लिए, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। इसी वजह से आपको सीमेंट के कारखाने यही बीच वाले रीजन में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। वहां से भी आप बहुत सारी चीजों को गैस कर सकते हैं, ठीक है। तो माइका इसमें से नहीं होगा, और इसमें क्या बोल रहा है, नॉट, ठीक। अभ्रक, आगे बढ़ते हैं। माइका का यूज इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में होता है। फिर देखिए, संपूर्ण पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रचुरता का सही क्रम है। मतलब ये जो आपके मिनरल्स हैं, अगर हम टोटल पूरे अर्थ की बात करें, अगर हम ऐसे पूरे अर्थ की बात करें कंप्लीटली, मतलब अगर मैं एक छोटा सा सेक्शन लूं तो आपका सबसे पहले क्या आता है, क्रस्ट आता है, फिर आपका मेंटल आता है, फिर कोर आता है, ठीक। क्रस्ट यानी कि आपका भूपर्पटी, मेंटल यानी मेंटल, कोर यानी कि क्रोड। ये हम अगर इस तरह से, मैं ये अर्थ का सरफेस है और ये अर्थ का सेंटर है, मतलब इस तरह से अगर मैं ऐसे लूं अर्थ को, तो मैं इस पोर्शन की बात कर रही हूँ। ये देखिए, ये ऊपर वाली अर्थ की क्रस्ट है और ये जो पॉइंट यहाँ पे है ये आपका क्या है, कोर है। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं पूरे क्रस्ट की, क्या बोल रहा है, अर्थ एज अ होल, अर्थ एज अ होल बोल रहा है। तो इसमें से क्या है जो कि करेक्ट ऑर्डर है अबंडेंस का, मतलब सबसे ज्यादा आपको कौन सा इसमें एलिमेंट है जो देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप ओवरऑल बात करें तो आपको मतलब जो आयरन है वो सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। आयरन के बाद फिर अगर आप बात करेंगे तो आयरन के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर मैग्नीशियम, ठीक। आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। इसका मैंने कुछ निमोनिक भी बनाया था, हाँ हाँ ये निमोनिक बन गया भाई। तो मैं सोच रही थी कि कुछ गलत लिख दी हूँ क्या। iOS, ये जो आप एंड्रॉइड, आपका एंड्रॉइड फोन का सॉफ्टवेयर दूसरा होता है और एप्पल का क्या होता है सॉफ्टवेयर, iOS होता है। तो iOS से आपको ध्यान रखना है, I से आपका आयरन, O से आपका ऑक्सीजन और S से सिलिकॉन। ये मतलब तीन, अगर फर्स्ट 2 3 अगर बात करें तो ओवरऑल अगर हम अर्थ खोलें तो ये तीन एलिमेंट्स में से सबसे ज्यादा प्रचुरता में आपका आयरन है, फिर ऑक्सीजन और फिर सिलिकॉन, ठीक है। ये हो गई ओवरऑल अर्थ की बात। जब आप अगर सिर्फ अगर क्रस्ट पे क्वेश्चन आएगा कि अगर हम सिर्फ क्रस्ट को देखें कि क्रस्ट में कौन सा मिनरल आपका सबसे ज्यादा अबंडेंस में है, तो यहाँ पे फिर ये सीक्वेंस आपका बदल जाएगा। उसका मैं आपको निमोनिक कुछ ऐसा बताऊंगी, ओ साई,
ठीक, जिसमें से O से आपका ऑक्सीजन, फिर इसके बाद आपका S से सिलिकॉन, A से एल्यूमिनियम और I से फिर आपका आयरन हो जाएगा, क्योंकि हम क्रस्ट की बात कर रहे हैं अभी। ये जो सेकंड वाला है ये सिर्फ क्रस्ट की बात है भूपर्पटी की बात हो रही है। जो भूपर्पटी की लेंथ कितनी होती है, यहाँ 0 ले लें तो यहाँ से आप लगभग 70 किलोमीटर तक की डेप्थ में चले जाइए, तो जो आपको अर्थ की, पृथ्वी की लेयर देखने के लिए मिल रही है उसका नाम क्रस्ट या भूपर्पटी है। सिर्फ अगर क्रस्ट की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा प्रचुरता में आपका ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर आयरन है। लेकिन ओवरऑल बात करेंगे तो आयरन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर आपका सिलिकॉन है। देखिए जैसे जो ये एक बेसिक रूल ध्यान रखिए, जो भी चीज भारी होती है वो नीचे बैठती है और जो चीजें भी हल्की होती हैं वो ऊपर रहती हैं। तो अगर आप आयरन की बात करें, मतलब सबसे पहले अगर हम क्रस्ट को देखें तो क्रस्ट में आपको सिलिकॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इस तरह के जो हल्के तत्व हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे ऊपर। लेकिन आप जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे, नीचे आप जैसे जाते जाएंगे तो जैसे मेंटल में ही तो यहाँ पे आपको मैग्नीशियम, फिर इसके बाद अगर आप कोर में बात करेंगे तो कोर वाली लेयर को आपके नीफे कहा जाता है, नीफे लेयर कहा जाता है। नीफे मतलब निकिल और फेरस, फेरस यानी कि भाई आयरन आपका। तो जो आपके भारी तत्व है वो कहाँ आपको कोर में देखने के लिए मिले। जो चीजें भारी होती हैं वो नीचे बैठने की कोशिश करती हैं ग्रेविटी की पुल की वजह से, तो आपको कोर जो है वो भारी तत्व आपको नीचे देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको आयरन सिर्फ कोर में ही देखने के लिए मिलेगा, कुछ पोर्शन में आपको ऊपर भी देखने के लिए मिलता है, लेकिन उसका जो ज्यादा कंपोजिशन है वो नीचे देखने मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक कुछ बता दी हूं तो इससे रिलेटेड आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको इजी लगेंगे। ठीक, उसमें परसेंटेज भी लिखा है एक्सप्लेनेशन में, उसको देख लीजिएगा। विच एलिमेंट इज कंपेरेटिवली मोर कॉन्सेंट्रेटेड इन द अर्थ कोर देन इन द क्रस्ट। इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि कोर में ज्यादा कंसेंट्रेटेड है देन इन द अर्थ क्रस्ट। तो कोर के एलिमेंट में आपको क्या बताई, नीफे बताई, यानी कि निकिल और क्या, फेरस। तो देखिए इसमें से आपका क्या ऑप्शन है, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, ये तो हम ऊपर देख लिए, ये भी ऊपर देख लिए, तो आपका एक इकलौता क्या बच रहा है, फेरस या आयरन। तो लोहा है आपका जो ज्यादा कंसंट्रेटेड कहाँ है, कोर में, कंपैरेटिवली क्रस्ट के। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिएगा जो भी एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, जो बताई हूं वही लिखना। फिर देखिए, विच इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अब अगर सिर्फ क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट में क्या एलिमेंट आपका है, इसमें आपको क्या बताइए, ओ साई करके ध्यान रखना, वो साई बाबा वाला साई, ओ साई ऐसे करके, तो क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। सेकंड नंबर पे सिलिकॉन, थर्ड नंबर पे आपका एल्यूमिनियम और फोर्थ नंबर पे आयरन। ठीक, ये आपका सीक्वेंस है और ये निमोनिक है। इसको अगर नोट करना है तो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए विच टाइप ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड द प्राइमरी सोर्स ऑफ मिनरल्स। अब प्राइमरी रॉक ही हम किसको कहते हैं, जैसे अभी मैंने ये अर्थ का आपको स्ट्रक्चर बना के दिया था कि यहाँ पे आपकी क्या है, ये 70 किलोमीटर तक में आपका क्या है, क्रस्ट है। फिर इसके बाद 30 किलोमीटर आपका ये अपर मेंटल का अपर पार्ट है, ये क्रस्ट है, ये बीच में आपका मेंटल है, फिर नीचे में आपका क्या है, कोर है। तो ये 100 किलोमीटर आपका हो गया। फिर इसके बाद आप 200 से 400 किलोमीटर तक ये जब आते हैं, 200 से लगभग 400 किलोमीटर तक में ये डेप्थ आपकी थोड़ा वेरी करती है। तो यहाँ पे आपको जो मेंटल का पार्ट दिखेगा ये आपको पार्शियली मॉल्टन स्टेट में दिखेगा, मतलब आधी पिघली हुई अवस्था में दिखेगा। क्यों दिखेगा, यहाँ पे आपको कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि आपका यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, थोरियम हो गया। और इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब ये क्या होते हैं, जब ये डिके होते हैं, जब इनका विघटन होता है तो ये क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं हीट के फॉर्म में। जब ये एनर्जी रिलीज करेंगे हीट के फॉर्म में तो यहाँ पे जो आपकी चट्टाने हैं वो क्या होंगी, पिघल जाएंगी। और जब ये चट्टाने आपकी पिघलेंगी तभी फिर आपका ये वाली जो आप अर्थ की लेयर देख रहे हैं वो कैसी है, आपकी मॉल्टन स्टेट में दिखेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्टेनोस्फेयर या दुर्बलता मंडल कहते हैं। और यही एस्टेनोस्फेयर, जो भी आपकी चीजें जिनका भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, जब वो गर्म हो रही है, जैसे आप पतीले में पानी गर्म करते हैं, उसका आप रेगुलेटर से जब उसकी हीट को बढ़ा देते हैं, क्या पानी फिर उबल के या दूध को देखेंगे तो फिर ऊपर उठता है ना। उसी तरह से यहाँ पे आपकी जो रॉक्स हैं जब ये पिघलती हैं तो फिर क्या करती हैं, ये ऊपर उठने की कोशिश करती हैं, ऊपर उठने की कोशिश करती हैं। तो ये यहाँ पे क्रैक्स वगैरह डेवलप करके क्या करती हैं, ऊपर आती हैं। तो यही अंदर से जो आपका पिघला हुआ क्या है, पिघली हुई जो आपकी रॉक्स है, यही क्रैक्स के थ्रू बाहर निकल के क्या हो रही है, अभी ठंडी हो रही है।
और फिर इसी लावा के ठंडे होने से जो आपकी रॉक्स बनती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक्स या आग्नेय चट्टानें कहते हैं। ठीक है, तो यही रॉक्स हैं आपकी जो प्राइमरी रॉक्स है, और यही जो प्राइमरी रॉक्स है यही आपकी चट्टानों का क्या है, प्राथमिक स्रोत है। आपके अर्थ में कई तरह के आपको मिनरल्स देखने के मिलते हैं। अभी मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में करवाया कि आपने इतने सारे मिनरल्स देखे। अब वही मिनरल्स हैं आपके पिघल के, वो क्या हो रहे हैं, ऊपर आके ठंडे हो रहे हैं, और वही मिनरल क्या कर रहे हैं, चट्टानों का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ से आपका आंसर क्या क्लियर हो जाएगा कि विच टाइप ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड द प्राइमरी सोर्स ऑफ मिनरल्स, इसमें हो जाएगी आपकी इग्नियस रॉक। अब आपकी इग्नियस रॉक है, आपने रॉक साइकिल पढ़ा होगा। इग्नियस रॉक है आपकी, जैसे मान लीजिए ये इग्नियस रॉक है, अब इसमें जो भी आपकी हीट की एक्टिविटी हो रही है ना, टेम्परेचर की, इसके अलावा वाटर की एक्टिविटी हो रही है, तो इसके जो छोटे छोटे कण हैं ये क्या होंगे, इकट्ठा होने लगेंगे, और फिर बाकी जो आपके रिवर्स वगैरह, विंड वगैरह के फ्लो की वजह से क्या होंगे, एक एक जगह पे जमा होने लगेंगे। फिर इस तरह से आपकी क्या बन जाएंगी, यही इग्नियस रॉक कन्वर्ट हो जाएगी सेडिमेंट्री में, सेडिमेंट्री रॉक में। फिर इसी तरह से इग्नियस रॉक है, इसी में हीट और आपके प्रेशर की वजह से मेटामॉर्फिज्म हो जाता है रॉक का। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप रॉक साइकिल में देखते हैं। तो आपका जो प्राइमरी सोर्स है वो क्या है, इग्नियस रॉक्स या आग्नेय चट्टानें हैं। ठीक, ये एक्सप्लेनेशन आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं द नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुलर बेल्ट ऑफ मिनरल्स इन इंडिया मेनली कवर्स। अब देखिए पेनिनसुलर बेल्ट मैंने ऐसा पढ़ाया था आपको। ठीक, अब इसमें क्या बोल रहे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुलर बेल्ट यानी कि उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय बेल्ट। अब ये देखिए यहाँ पे आपका उत्तर पूर्वी क्या है, प्रायद्वीपीय बेल्ट है। अब इसमें देखिए आपने इसको नहीं भी पढ़ा है तो भी अगर आपको पेनिनसुलर बेल्ट पता है और नॉर्थ ईस्ट से आप थोड़ा बहुत अगर स्टेट्स को लॉजिकली देख पाए तो आप यहाँ पे ऑप्शन को एलिमिनेट कर दें। अगर मैं उत्तर पूर्वी की बात कर रही हूँ तो क्या इसमें तमिलनाडु और केरल आएगा, नहीं आएगा, ये आपका सदर्न में आ जाएगा। महाराष्ट्र और कर्नाटक आपका वेस्ट में आ जाएगा। राजस्थान और गुजरात आपका वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में आप ले सकते हैं। अब आपका क्या बच रहा है, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, किसको कवर करती है, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो बेल्ट है आपका, ये आपका क्या है, जितने भी आपके मेजर मेटेलिक मिनरल्स हैं और फ्यूल्स हैं, आयरन हो गया, आयरन ओर हो गया, कोल हो गया, बॉक्साइट हो गया, मैंगनीज हो गया, कॉपर हो गया, यूरेनियम हो गया, माइका हो गया, ये सब कहाँ मिलते हैं आपको, इसी बेल्ट में मिलते हैं। कौन सा, पेनिनसुलर प्लेटू का जो नॉर्थ ईस्ट वाला बेल्ट है, जो आपका मेजरली छोटा नागपुर प्लेटू वाला रीजन है। आपने पढ़ा होगा ये बहुत ज्यादा मिनरल रिच रीजन है, तो उसी के बारे में लिखा है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी लौह अयस्क खदानें उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय बेल्ट में स्थित है। उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय बेल्ट बोल रहे हैं मतलब क्या, वही आपका झारखंड, उड़ीसा और थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल वाला रीजन जो आपका हो गया। बेलाडीला की बात करें, दल्ली राजा रखिए तो आपका छत्तीसगढ़ में, इसको होल्ड पे रखते हैं। कुद्रेमुख बेल्लारी आपका कर्नाटका में है, तो ये तो आपका सदर्न वाले बेल्ट में आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। गोवा और रत्नागिरी, गोवा तो गोवा में, रत्नागिरी आपका महाराष्ट्र में है, ये भी वेस्ट में हो जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फिर मयूरभंज की बात करें तो मयूरभंज आपका ओडिशा में है, और सिंहभूम की बात करें तो सिंहभूम आपका कहाँ है, ये आपका झारखंड में। तो इसमें से आपका आंसर सही क्या होगा, दोनों में से मान लीजिए थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ का पोर्शन भी, छत्तीसगढ़ का लेकिन नदन पोर्शन जो है वो आपका उस वाले रीजन में आएगा, जो सदर्न पोर्शन है वो नहीं आएगा। और बेलाडीला और दल्ली राजा कहाँ आ रहा है, सदर्न छत्तीसगढ़ में आ रहा है, इस वजह से इसको आप हटा सकते हैं। और इन दोनों में अगर ज्यादा सही देखेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, मयूरभंज और सिंहभूम। ये आपकी मयूरभंज आपकी फेमस है आयरन ओर के लिए, और जो झारखंड का सिंहभूम वाला क्षेत्र है वो भी आयरन ओर के लिए फेमस है। उड़ीसा का मयूरभंज आपका उड़ीसा में है, सिंहभूम आपका झारखंड में है। उड़ीसा का जो तालचेर रीजन है वो कोल के लिए बहुत फेमस है, और ये वाला क्वेश्चन आ चुका है कि तालचेर रीजन ऑफ उड़ीसा इज फेमस फॉर विच काइंड ऑफ मिनरल। तो मिनरल तो उड़ीसा में बहुत ज्यादा मिलते हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पे वो मिनरल आपका सबसे ज्यादा मिलता है। जैसे बेलाडीला की आप बात करें तो बेलाडीला किसके लिए, आयरन ओर के लिए फेमस है। लेकिन आयरन ओर के लिए फेमस है, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे और बाकी मिनरल्स नहीं मिलते, लेकिन सबसे ज्यादा अबंडेंट जो मिनरल आपको मिलता है उसको आपको लेके आगे चलना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन में लिखा है, जो पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए द फेमस जादूगुड़ा माइंस ऑफ झारखंड आर नोन फॉर, जो जादूगुड़ा माइंस है झारखंड की
वो किस चीज के लिए फेमस है आपके? इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा आपका, अगर आप झारखंड में देखें तो आपको बॉक्साइट भी मिलता है, कॉपर भी मिलता है और कोल भी मिलता है। मतलब बॉक्साइट और कॉपर इतना ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन कोल और कोल के लिए झारखंड फेमस है। तो ये क्वेश्चन आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर ऐसे छोड़ने लायक है। लेकिन अगर जादूगोड़ा माइंस की बात करेंगे तो ये आपकी फेमस माइंस है किसकी? यूरेनियम की। कहाँ पे? झारखंड में। जैसे हमने जवाहर माइंस देखा, हर रीजन की हर एक माइन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ कुछ माइंस होती हैं जो आपकी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए बहुत फेमस होती है। जैसे आपने मध्य प्रदेश की पन्ना माइंस के बारे में सुना होगा कि वो किसके लिए? डायमंड के लिए बहुत ज्यादा फेमस है ना। इसी तरह से आपकी जादूगोड़ा माइंस यूरेनियम के लिए फेमस है। हमने जवाहर माइंस देखी है कहाँ की? राजस्थान की, जो कि जिंक और लेड के लिए फेमस है। ठीक, तो कुछ कुछ पर्टिकुलर माइंस है जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। ठीक, ये कहाँ है आपकी? ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ की? झारखंड के। अब डिस्ट्रिक्ट में ऐसे नहीं लेना है कि जादूगोड़ा माइंस आपकी झारखंड में है, बस इतना याद कर लें। डिस्ट्रिक्ट जान के क्या करेंगे? जो आपका लोनार लेक वाला क्वेश्चन आया था, आप हमेशा लोनार लेक के बारे में क्या पढ़ते हैं कि महाराष्ट्र में है, लेकिन आपने कभी डिस्ट्रिक्ट ध्यान से नहीं पढ़ा होगा। लेकिन अभी कुछ साल पहले ही जो आपकी जियोलॉजिकल साइट्स को मैच करने के लिए जो क्वेश्चन आपका आया था, उसमें जैसे जहाँ पे आपकी लोनार लेक लिखी है तो वहां पे महाराष्ट्र नहीं लिखा था मैच करने के लिए, वहां पे बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ था। लोनार लेक आपकी बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, वहां पे लोकेटेड है। तो अगर आपको डिफरेंस क्रिएट करना है तो पीएससी अगर उस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछा है, भले वो साल का टफ क्वेश्चन रहा हो, तो जो बच्चे भी थोड़े ज्यादा सिंसियर होंगे वो वैसे क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। तो आपको डिफरेंस क्रिएट करना है तो उतनी डेप्थ में आपको भी पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ ऊपर ऊपर से जो चीजें सब पढ़ते हैं, हल्का हल्का पढ़ के चले जाएंगे तो फिर मार्क्स थोड़े बहुत ठीक ठाक भले आ जाए, लेकिन आप प्रीलिम्स पास करने वाली लिस्ट में नहीं आएंगे। ठीक है, तो वैसी चीज नहीं करनी है, थोड़ा सा डेप्थ में भी पढ़ना है चीजों को। मतलब जैसा पहले पूछा गया एटलीस्ट वो तो हम करके ही जाएं। जैसे हम अगर हमेशा हम ये पढ़ते हैं कि जादूगोड़ा कहाँ है, माइन आपकी झारखंड में, तो थोड़ा सा अगर मैं ये भी देख लूंगी कि सिंहभूम में है तो फिर मेरा कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा। जरूरी नहीं है कि वही रिपीट हो, लेकिन आप अपनी ड्यूटी तो आपको पूरी अच्छे से निभानी चाहिए ना। आगे देखते हैं। कोरापुट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा इज फेमस फॉर विच मिनरल? बताइए किस मिनरल के लिए फेमस है? ये भी आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। ये जो कोरापुट डिस्ट्रिक्ट है आपका उड़ीसा का, ये आपके बॉक्साइट मिनरल के लिए बहुत फेमस है। ठीक, बॉक्साइट के लिए फेमस है कोरापुट जिला उड़ीसा का। ये देखिए, कोरापुट एंड कालाहांडी रीजन्स हैव रिच लेटराइट बॉक्साइट डिपॉजिट्स यूज्ड फॉर एल्यूमिनियम। अच्छा, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, कालाहांडी जो जिला है उड़ीसा का, वहां से ऐसी कौन सी रिवर फ्लो करती है जो छत्तीसगढ़ के सदर्न पोर्शन में बहती है? कौन सी रिवर का वो सोर्स है कालाहांडी रीजन? बताइए कमेंट सेक्शन में। फिर देखिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुलर बेल्ट इज करेक्ट? जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय बेल्ट है, इसके बारे में कौन सा कथन आपका सही है? उत्तर पूर्वी बेल्ट यही जो भी हम पहले देखे हैं, ये वाला रीजन। ठीक, तो देखिए इसमें भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार है? नहीं। पेट्रोलियम की अगर आप बात करेंगे तो जो मुंबई से आप 100-150 किलोमीटर वेस्ट में जाएंगे तो आपका बॉम्बे हाई है, वहां पे आपके पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन होता है। इसके अलावा आप नॉर्थ ईस्ट में अगर नहरकट या असम तरफ चले जाएंगे तो वहां पे आपका डिगबोई वगैरह में आपके ऑयल के वेल्स हैं। ठीक, जो आपका केजी बेसिन है वो इसके लिए फेमस है। लेकिन आप अगर नॉर्थ ये वाले बेल्ट में जाएंगे, झारखंड, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़, उड़ीसा वाले, तो यहाँ पे आपको पेट्रोलियम के रिजर्व देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अब ये पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार यहाँ पे है कि नहीं है, ये तो चलिए गलत स्टेटमेंट हो गया, लेकिन पेट्रोलियम आपको कहाँ मिल रहा है ये भी तो आपको पता चल रहा है ना। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन सिर्फ एक है, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन कितनी ज्यादा मिल रही है, और इसमें आपका रिवीजन बहुत फास्ट होता है। ठीक है, फिर देखिए इसे भारत का लौह एवं इस्पात क्षेत्र कहा जाता है। हाँ सही बात है। आप पहली अगर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री देखेंगे, जो इंडिया की पहली थी टिस्को, वो कहाँ एस्टेब्लिश हुई थी? जमशेदपुर में। ठीक है, तो वो आपका रीजन, मतलब रॉ मटेरियल वगैरह की अवेलेबिलिटी यहाँ पे जो उसके लिए चाहिए वो बहुत ज्यादा होगी। इसी वजह से ये वाले बेल्ट में आपके आयरन और स्टील इंडस्ट्री बहुत ज्यादा आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक, इसमें कोई धात्विक खनिज नहीं है, केवल कोयला है। कोयला तो है लेकिन धात्विक खनिज भी है, तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत हो गया। यह मुख्यतः दक्कन ट्रैप क्षेत्र में स्थित है? नहीं, दक्कन ट्रैप इस तरफ है और ये यहाँ है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा?
बी, इट इज नोन एज आयरन एंड स्टील बेल्ट ऑफ इंडिया। फिर देखिए जो आपका बालाघाट डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का इज स्पेशली फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, बताइए बालाघाट डिस्ट्रिक्ट आपका जो मध्य प्रदेश के बिल्कुल सदर्न वाले पोर्शन में लाई करता है वो किस चीज के लिए फेमस है? तो ये आपका मैंगनीज के लिए फेमस है। ठीक है, मैंगनीज के लिए फेमस है आपका क्या? बालाघाट डिस्ट्रिक्ट। इसको भारत की मैंगनीज राजधानी भी कहा जाता है, इसको मतलब मत भूलिएगा। और इसके अलावा यहाँ पे आपका तांबा भी आपको देखने के लिए मिलता है, कॉपर भी मिलता है, लेकिन मेजरली जो बालाघाट आपका फेमस है वो मैंगनीज के लिए फेमस है और इसको मैंगनीज कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमंड माइन इन पन्ना इज, मतलब पन्ना में तो आपको पता है कि डायमंड का मतलब इकलौता आपको अगर एक्सट्रैक्शन थोड़ा मेजर लेवल पे देखे तो पन्ना से होता है, लेकिन पन्ना में भी कौन सी माइन? जवाहर माइन हमने देख ली, जादूगुड़ा माइन देख ली। जवाहर माइन जिंक और आपके लेड के लिए और जादूगुड़ा माइन यूरेनियम के लिए। उसी तरह से पन्ना में अगर आप बात करें तो मझगावा माइन है आपकी, मझगावा खदान है जो कि किस चीज के लिए फेमस है आपकी? इसके लिए, डायमंड के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और ये इकलौता देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में कि पन्ना इज द ओनली सिग्निफिकेंट डायमंड प्रोड्यूसिंग रीजन इन इंडिया। अब देखिए यहाँ पे मैंने तो ये क्वेश्चन करा है, ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन यहाँ पे कराया जा रहा है एज इट इज आ जाएगा, लेकिन इससे मिलता जुलता कुछ भी आ सकता है। बेसिकली है कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मिले, आपका रिवीजन हो, तो उससे रिलेटेड कोई भी चीज है आप उसको टैकल कर ले। मान लीजिए अगर स्टेटमेंट में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है और ये वाला स्टेटमेंट ही लिखे कि पन्ना भारत का एकमात्र महत्वपूर्ण हीरा उत्पादक क्षेत्र है, तो आप इसको सही करेंगे। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कुछ साल पहले का मैं ट्रेंड बता रही हूँ, हमें जनरली ऐसा कहा जाता था कि जो आपको एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं इसको आप थोड़ा सा सोच समझ के ही मारिए, क्योंकि जनरली जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? गलत होते हैं। अब ये बच्चों को सिखाया जा रहा था कि आप ऐसा करिए ऐसा करिए, तो एग्जामिनर जो है ना वो मतलब जो स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं उससे ज्यादा स्मार्ट वो होता है जो आपका पेपर सेट कर रहा है। तो अभी उन्होंने ट्रेंड को चेंज कर दिया है, अभी जनरली वो वैसे स्टेटमेंट्स लेके आ रहे हैं जो एक्सट्रीमिटी में भी सही हो। ठीक, तो देख के वहां पे मार्क करना है। अब जो पुराने वाले पैटर्न में हम चल रहे थे कि नहीं एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स 99% केसेस में क्या होते हैं आपके गलत होते हैं, तो वो वाली चीज अब वर्क नहीं करेगी। ठीक है ना, तो अगर ऐसा स्टेटमेंट लिखने के लिए है कि पन्ना भारत का एकमात्र महत्वपूर्ण हीरा उत्पादक क्षेत्र है तो इसको आपको सही लेना है। एकमात्र महत्वपूर्ण की बात कर रहे हैं ना, थोड़ा बहुत तो डायमंड आपको छत्तीसगढ़ में भी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसलिए ऐसा स्टेटमेंट अगर है तो वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द बेल्लारी, चित्रदुर्ग रीजन एंड कुद्रेमुख इन कर्नाटका आर फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, बताइए किसके लिए फेमस है ये? आयरन ओर के लिए। ठीक, ये वाला जो रीजन है ना आपका बेल्लारी, चित्रदुर्ग वाला और कुद्रेमुख जो कर्नाटका में है, ये सब आपका आयरन ओर के लिए बहुत फेमस है। और ये बेल्लारी चित्रदुर्ग आपका बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया है इधर का, कर्नाटका का। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सदर्न मिनरल बेल्ट ऑफ इंडिया। अब जैसे आप पेनिनसुलर प्लेटू की बात करें तो आपने पहले ये नॉर्थ ईस्टर्न वाला बेल्ट देखा, नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट, ये आपका मतलब सबसे जो प्रोमिनेंट अगर पूरे पेनिनसुलर प्लेटू में बात करें तो वो मिनरल बेल्ट है ये। फिर सेकंड जो इंपॉर्टेंट मिनरल बेल्ट है आपका वो ये आपका सदर्न बेल्ट है। ठीक है, दक्षिणी खनिज बेल्ट, इसके बारे में हमको बात करनी है। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा खनिज क्षेत्र है, बिल्कुल सही। लिग्नाइट कोयला इस बेल्ट में पाया जाने वाला एकमात्र प्रकार का कोयला है। लिग्नाइट आपको कहाँ मिलता है? तमिलनाडु का नेवेली है, वहां पे आपको लिग्नाइट मिलता है। ठीक है, और अगर आप कोल की बात करें तो सबसे अच्छी वैरायटी का कोल आपका कौन सा माना जाता है? एंथ्रासाइट। ठीक है, एंथ्रासाइट कोल की वैरायटी भी मतलब उसमें कार्बन कंटेंट कितना ज्यादा है। ठीक, एंथ्रासाइट हो गया जो कि आपको इंडिया में ना के बराबर मिलता है। इंडिया में अगर आपको मिलता भी है तो जो काला कोट वाला आपका रीजन है जम्मू कश्मीर का, वहां पे आपको एंथ्रासाइट कोल देखने के लिए मिलता है, लेकिन उसमें भी उसका एक्सट्रैक्शन बहुत ही इकोनॉमिक मतलब विजिबल नहीं है, तो इसलिए वहां पे हम उसका एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते, हम उसकी माइनिंग नहीं कर सकते हम कोल की। हमारे यहाँ जो मेजर वेराइटी है कोल की जो सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलती है वो है बिटुमिनस। जो बिटुमिनस वेराइटी का कोल है ये क्या है आपका सेकंड। फिर थर्ड में अगर बात करें तो आपका लिग्नाइट कोल है जो कि मतलब बिटुमिनस आपका ये छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में,
झारखंड में, इन सब में जो आपको कोल मिलता है, मेजोरिटी ऑफ द 80% जो इंडिया का कोल है वो आपका बिटुमिनस कोल है, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट वेराइटी। फिर थर्ड आपका लिग्नाइट है। फिर लिग्नाइट आपका सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलता है, तमिलनाडु की नैवेली में, ठीक। और सदर्न बेल्ट में अगर बात करें तो सिर्फ इकलौता यही टाइप है कोयले का जो हमको मिलता है। ये भी देखिए एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिख रहा है पर ये सही है, ठीक, कि लिग्नाइट कोयला इस बेल्ट में पाए जाने वाला एकमात्र प्रकार का कोयला है, बाकी आपको कोल्स यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलते हैं। फिर आप सबसे नीचे बात करें तो आपका पीट है, ठीक। तो ऐसे ऐसे करके कार्बन का कंटेंट कम होता रहता है और ये टाइम पे भी डिपेंड करता है। जो कोयला बहुत पुराना है उसमें कार्बन का कंटेंट बहुत ज्यादा होगा। तो अगर आप एंथ्रासाइट की बात करें तो एंथ्रासाइट आपका कार्बोनिफेरस पीरियड का है। आपने जियोलॉजिकल हिस्ट्री वाली क्लास करी है ना, मतलब वीडियोस में डला हुआ है, देख लीजिएगा जिसने नहीं देखा है। तो अगर हम कार्बोनिफेरस की बात करें तो उसमें भी मैंने ये वाली चीज बताई थी कि कार्बोनिफेरस पीरियड आपका सबसे पहले है। यहाँ पे आपका कौन सा कोयल जो आपका कोयला बना वो कौन सा था, एंथ्रासाइट, ठीक। फिर इसके बाद आपका जो बिटुमिनस कोल है ये आपका गोंडवाना पीरियड में बना, ये उससे और ऊपर है। फिर अगर आप लिग्नाइट की बात करें, पीट की बात करें तो ये आपका टर्शरी पीरियड का कोल है, जो कि आपको सदर्न बेल्ट की बात करें तो सिर्फ तमिलनाडु में देखने के लिए मिलता है। बाकी आप जो मेघालय में रैट होल माइनिंग पढ़ते हैं, जिसको एनजीटी ने अभी बैन किया है, कि वहां पे ऐसे रैट जैसे होल बना के ह्यूमंस को भेजा जाता है और फिर वो तगाड़ी वगैरह में भर भर के कोल मैनुअली निकालते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। तो वहां पे भी आपको जो कोल मिलता है वो टर्शरी पीरियड का कोल है। ये सब कोल्स आपके बहुत, मतलब कार्बोनिफेरस पीरियड से बात करें तो बहुत बाद के कोल है, इस वजह से उसमें कार्बन कंटेंट आपका बहुत कम है। ये सब हम नॉर्मल क्लासेस में जब पढ़ते हैं तो डिटेल में करते हैं, अभी बस मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बस दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि दोनों कथन क्या है, सत्य हैं, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है। देखिए, द नॉर्थ वेस्टर्न मिनरल बेल्ट मेनली एक्सटेंड थ्रू विच स्टेट। अब देखिए, आप पेनिनसुलर प्लेटू के बेल्ट की बात करें, यहाँ पे आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, यहाँ पे हमने अपना सदर्न बेल्ट देख लिया। अब वो क्या कह रहा है, नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट की बात कर रहे हैं, ठीक। तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट स्टेट्स बताइए कौन कौन से हैं, किसको लेंगे आप, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ये सब आपके नॉर्थ, वेस्टर्न यूपी को हटा दीजिए, पंजाब, हरियाणा, ये सब आपके नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स है। लेकिन जब हम मिनरल बेल्ट की बात करें तो जैसे हम नॉर्थ ईस्ट में आए तो हमने उड़ीसा को भी ले लिया और आपके वेस्ट बंगाल को भी ले लिया, है तो ये पूर्वी राज्य, लेकिन हमने इसको नॉर्थ ईस्ट बेल्ट में कंसीडर किया ना। इसी तरह से जब हम नॉर्थ वेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे पंजाब, हरियाणा के अलावा हम राजस्थान और गुजरात को भी काउंट करते हैं, ठीक है। तो जो मिनरल वाली रीजन है ये बिल्कुल जैसे स्टेट आपकी ईस्ट और वेस्ट है वैसा नहीं है ये, ठीक, इसका ध्यान रखिएगा। तो चलिए, बाकी अगर नहीं भी पता है तो आप अगर नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो इसमें वेस्ट बंगाल को तो नहीं लेंगे, वो तो नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में आ जाएगा। फिर तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला, आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये आपका सदर्न बेल्ट में आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये भी आपका नॉर्थ ईस्ट में ही आ जाएगा। मध्य प्रदेश वाला आपका सेंट्रल बेल्ट में आएगा। तो आपका क्या बच रहा है, एक ऑप्शन राजस्थान और गुजरात। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही, राजस्थान और गुजरात किस में आएगा, आपके जो नॉर्थ वेस्टर्न मिनरल बेल्ट है उसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ये नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट जो है आपका किस चीज के लिए फेमस होगा, कॉपर के लिए, जिंक के लिए, आपके लेड के लिए, जिप्सम के लिए, ठीक है। और जो आपके कंस्ट्रक्शन वाले मटेरियल्स होते हैं जैसे सैंड स्टोन हो गया, रेड स्टोन हो गया। सैंड स्टोन की बात करें तो जो आपका ताजमहल जो आपका बना है और जिस संगमरमर से वो बना है, वो संगमरमर वगैरह यही राजस्थान वाले एरिया में ही एक मकराना नाम की जगह है, वहां से लाया गया था। आप जो दिल्ली का रेड फोर्ट देखते हैं, रेड सैंडस्टोन से बना है, वो सारी चीजें भी आपको इसी वाले रीजन में मिलती हैं। नॉर्थ वेस्टर्न जो उत्तर पश्चिमी जो आपका मिनरल खनिज का जो बेल्ट है वहां पे, है ना। इसके अलावा ग्रेनाइट की बात करें, ये सारी चीजें आपको उस बेल्ट में देखने के लिए मिलती हैं, ठीक। देखिए, क्वेश्चन भी वही आ गया है कि नॉर्थ वेस्टर्न मिनरल बेल्ट इज पर्टिकुलरली रिच इन आयरन और बॉक्साइट की बात करें तो ये आपको मेनली नॉर्थ ईस्ट वाले में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के अलावा आपको सदर्न बेल्ट में भी देखने के लिए मिलेगा। कॉपर एंड गोल्ड की बात करें, इसको थोड़ा होल्ड में करके अपन रखते हैं क्योंकि गोल्ड आपको उस तरफ देखने के लिए नहीं मिलता। गोल्ड आपको थोड़ा बहुत, जो आपकी केजीएफ मूवी देखी होंगी, जो कोलार गोल्ड माइंस है, वहीं पे आपका मेजर जो इंडिया में गोल्ड का एक्सट्रैक्शन होता है वहीं पे होता है, कर्नाटका में, थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश वाले एरिया में, ठीक है। तो गोल्ड पर्टिकुलरली इसमें आपका आ जाएगा। कॉपर तो नो डाउट वहां पे मिलता है। फिर अगर इसमें बात करें लेड, जिंक एंड जिप्सम, ये आपको सबसे ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। मतलब ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा,
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर अगर कोल और मैंगनीज की बात करें तो कोल और मैंगनीज भी आपको नॉर्थ ईस्ट में और सदर्न बेल्ट में ज्यादा देखने के लिए मिलता है, ठीक है। मैंगनीज थोड़ा बहुत वहां पे मिल जाएगा, लेकिन इसमें से मेजर ऑप्शन कौन सा है जिसमें आपको सारे वैसे एलिमेंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं जो वहां पे मिलते ही मिलते हैं? आपका क्या है? ऑप्शन सी, सीसा, जस्ता और जिप्सम। देख लीजिए इसमें क्या लिखा है कि ये जो बेल्ट है आपका, ये नॉन फेरस मेटल्स के लिए फेमस है। एक होता है फेरस और दूसरा होता है नॉन फेरस। फेरस ऐसा जिसमें आयरन आपका कंटेंट बहुत ज्यादा है, और नॉन फेरस जिसमें आयरन का कंटेंट नहीं है, ठीक। फिर देखिए, द सिटी ऑफ मकराना इन राजस्थान इज रिनोन्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, अभी मैंने बताया है किस चीज के प्रोडक्शन के लिए फेमस है आपका? मार्बल के लिए, ठीक है। जो मकराना जगह है राजस्थान की, यहाँ ये जगह आपकी मार्बल के प्रोडक्शन के लिए फेमस है, और यहीं का मार्बल है जो आपके ताजमहल के बिल्डिंग में यूज किया गया है, ठीक है। मकराना से लाया हुआ मार्बल या संगमरमर, ठीक है। जैसे आपने अभी वो इग्नियस रॉक्स देखी थी, सेडिमेंट्री रॉक्स देखे थे हम। सेडिमेंट्री रॉक्स में आपके कोयला, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें आती हैं। इग्नियस रॉक्स को भी हमने वहां पे देख लिया था कि स्टार्टिंग में जैसे आपका क्रस्ट के ठंडा होने से जो आपकी रॉक्स मिली है, तो वहां पे आपको आयरन, मैग्नीज, कॉपर, इस तरह की चीजें देखने के लिए मिल जाती हैं। फिर आप तीसरी आपकी जो रॉक्स का टाइप है वो आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स है। तो अब जैसे अगर मार्बल की बात करें तो मार्बल जो है आपका वो मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है। और किसके मेटामॉर्फिज्म से ये बना है? मेटामॉर्फिक मतलब जो रूपांतरित आपकी चट्टान है, तो किसके रूपांतरण से आपका मार्बल यानी कि संगमरमर बना है? तो आपका ये लाइमस्टोन, ठीक। लाइमस्टोन के रूपांतरण से आपका क्या बनता है? मार्बल। चूना पत्थर, चूना पत्थर कैसा व्हाइट व्हाइट सा दिखता है, फिर आपके टेम्परेचर और प्रेशर की एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, यही आपका जो चूना पत्थर है किसमें? संगमरमर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल है? मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। देखिए क्या लिखा है कि राजस्थान में इमारती पत्थरों और रॉक फॉस्फेट के विशाल भंडार है, ठीक है। फिर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज राजस्थान फेमस फॉर इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग स्टोन्स? बिल्डिंग स्टोन की बात करें, बताइए। मार्बल भी आपका बिल्डिंग में यूज होता है, जो मकराना वाला हम पढ़े। फिर सैंड स्टोन की बात करें तो जो रेड फोर्ट आपका बना है, लाल बलुआ पत्थरों से बना है, वो भी आपका राजस्थान से लाया गया था। ग्रेनाइट की बात करें, ये भी यहाँ पे मिलता है। ग्रेनाइट वगैरह जो आपकी किचन की स्लैब वगैरह में आप देखे होंगे यूज होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। देख लीजिए जो बताई हूँ वही लिखा है। राजस्थान हैज लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मार्बल, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट। फिर इसके बाद इस बेल्ट में डोलोमाइट और चूना पत्थर के भंडार सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। डोलोमाइट, चूना पत्थर दोनों आपका सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। आप सीजी में भी पढ़ते हैं, सीजी में जो इंडस्ट्री वाला पोर्शन आप पढ़ते हैं उसमें। फिर देखिए, विच इंडियन स्टेट्स बीचेस आर स्पेशली रिच इन मोनाजाइट डिपॉजिट्स क्रूशियल फॉर इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम? अब देखिए, जो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है उसमें आपका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है इसमें आपका यूरेनियम और थोरियम का बेसिकली यूज किया जाता है। लेकिन इंडिया में आपके थोरियम के रिजर्व्स तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इंडिया में जो हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो बेसिकली यूरेनियम के यूज के हिसाब से बनाई गई है। इस वजह से अभी हम प्रॉपर तरीके से थोरियम, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें थोरियम का यूज हो, हम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, वैसी टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास नहीं है। अगर हमने वो कहीं से इंपोर्ट कर लिया, खुद डेवलप कर ली, तो फिर हमको बाकी कंट्री से यूरेनियम का जो हम इंपोर्ट करते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी फिलहाल हम यूरेनियम का इंपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ जितना मतलब प्रोडक्शन होता है यूरेनियम का वो उतना सफिशिएंट नहीं है। लेकिन यूरेनियम के अलावा दूसरा जो आपका इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर एलिमेंट है जो आपकी न्यूक्लियर एनर्जी के लिए बहुत ज्यादा क्रुशियल रोल प्ले कर सकता है, वो है आपका कौन सा? थोरियम, ठीक है। और ये जो थोरियम है ये आपको मोनाजाइट जो सैंड्स है वहां मिलता है, ठीक है। मोनाजाइट सैंड में मिलता है। और अगर हम इंडिया के कोस्ट की बात करें, इंडिया के तट की बात करें, तो ये मोनाजाइट सैंड्स आपको, जो मेजोरिटी ऑफ द जो मोनाजाइट सैंड्स है जहां से थोरियम का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, वो आपको केरला में मिलती है। केरला के अलावा थोड़ा बहुत ये आपको तमिलनाडु में, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश में, और थोड़ा बहुत उड़ीसा में, यहाँ पे आपको मोनाजाइट सैंड्स मिलती है। किसी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया है कि मोनाजाइट सैंड्स जो है आपकी वो इंडिया के पूरे कोस्टल एरिया में, मतलब गुजरात से शुरू करके वेस्ट बंगाल तक हर कोस्ट में आपको मोनाजाइट सैंड्स मिलती हैं, तो वो वैसा एक्सट्रीम स्टेटमेंट आपका गलत है।
ठीक है। मोनाजाइट सैंड जो है आपकी वो मेजोरिटी में आपकी जो अच्छी क्वालिटी में वो केरला में मिलती है। इसके अलावा अगर आप जाएंगे तो केरला के अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी थोड़ा बहुत मोनाजाइट सैंड्स आपको देखने के लिए मिलती है, जहां से हम किसका एक्सट्रैक्शन करते हैं, थोरियम का। ठीक। तो किस भारतीय राज्य के समुद्र तट मोनाजाइट भंडार से विशेष रूप से समृद्ध है, जो भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, केरल। ठीक है। पंजाब तो ऐसे भी लैंड लॉक्ड है, तो इसको तो आप ऐसे भी हटा सकते हैं, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र में ये देखने के लिए नहीं मिलता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स इन द इंडियन ओशन। ठीक है, जो आपके पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं, अब इसमें समझिए छोटे छोटे ऐसे पोटैटो शेप के आपके रॉक के स्ट्रक्चर है, जिसमें आपको बहुत सारे मिनरल्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट क्या कर रही है, इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक मिशन चला रही है कि इंडियन ओशन में जाके हम उसको क्या करेंगे, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो आपको पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं, ये बहुत ज्यादा डेप्थ में मिलते हैं। अब ये बहुत ज्यादा डेप्थ में क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि वहां पे आपकी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, आप अगर ओशन के सरफेस की बात करें तो ऑक्सीजन ज्यादा है, लेकिन अगर डीप वाटर में जाएंगे तो ऑक्सीजन आपको वहां पे डीप वाटर में कम मिलेगी। तो ऑक्सीजन अगर आपको कम मिल रही है तो जो ऑक्सीडेशन से जो आपके मिनरल्स क्या होते हैं, इरोड होते हैं, वो वाली चीज वहां पे नहीं होती है। इस वजह से यहाँ पे आपको पॉलीमेट्रिक नोड्यूल्स का डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है। ठीक, तो देखते हैं क्या लिखा है। दे आर मेनली कंपोज्ड ऑफ कॉपर, निकिल, कोबाल्ट एंड मैंगनीज। इस चीज के ऊपर गवर्नमेंट अभी बहुत ज्यादा फोकस करी है ना, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन लिया है, तो आप एक बार देख के रखिए। दे आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, मान लीजिए यहाँ पे तो मैंने स्टेटमेंट वाला दिया है, अगर सीधा सीधा यही आ जाए कि पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स समटाइम्स सीन इन द न्यूज ऐसा करके लिखा हो, तो फिर आपको पता होना चाहिए ना, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर ले लेंगे। दे आर मेनली कंपोज्ड ऑफ कॉपर, निकिल, कोबाल्ट एंड मैंगनीज, सही है। दूसरा, भारत में इनका अन्वेषण मुख्यतः राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी करता है, ये भी सही है। तो आपका सही क्या हो जाएगा, देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सा सही है, इसको हमेशा मार्क करके रखिए कि इसमें करेक्ट पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2। ठीक, ये देखिए आलू के आकार के खनिज पिंड पाए गए हैं। ठीक, formed by slow precipitation of metals around a nucleus, shell fragment rock, main metals इसमें ये सब है, मैंगनीज, निकल, कॉपर और कोबाल्ट। और रीजन क्यों है कि ये डीप सी में मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे काम, स्टेबल, लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट है, जो कि प्रिवेंट करता है क्या, डिसोल्यूशन, स्लो ग्रोथ अराउंड अ न्यूक्लियस ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स होती है यहाँ पे। ठीक, थोड़ा सा उसके बारे में मैंने लिख दिया है कि मतलब एकदम से आए तो ऐसा नहीं लगे कि क्या नई चीज है ये, है ना। फिर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स इज करेक्ट। लौह और अलौह खनिजों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा सही है, इसको ध्यान रखिएगा ना। लौह खनिजों में लोहा एक प्रमुख घटक के रूप में होता है और इसका उपयोग मुख्य रूप से इस्पात उद्योग में किया जाता है। ठीक है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री में लोहे का यूज किया जाता है। ठीक है, फिर दूसरा, अलौह खनिजों में लोहा नहीं होता और इनका उपयोग विद्युत, रासायनिक और इंजीनियरिंग उद्योगों में किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल, केमिकल और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में जो आपके नॉन फेरस मिनरल्स हैं उनका यूज किया जाता है, जैसे हम माइका का पढ़े थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही। अब देखिए ये क्वेश्चन जो लोग थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं उनको लग रहा होगा कि इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये जो सीरीज लाई गई है ये सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है, उन बच्चों के लिए भी है जिन्हें कुछ चीजें बिल्कुल नहीं आती हैं, जिनका बेस गड़बड़ है, जिन्हें उस तरह से उनके पास फाइनेंशियल उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं थी कि वो किसी बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में जाके कोचिंग ले सकें। तो इस वजह से जो कुछ बेसिक चीजें हैं वो भी यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से बताई जा रही हैं कि आप जिन्हें नहीं क्लैरिटी है उन्हें क्लैरिटी हो जाए कि फेरस मिनरल्स किसको कहते हैं, नॉन फेरस किसको कहते हैं, लौह खनिज किसको कहते हैं, अलौह खनिज किसको कहते हैं, और इनका उपयोग बेसिकली किन उद्योगों में किया जाता है। ठीक है, अब अगर आप देखिए मान लीजिए जिन लोगों ने कभी कोचिंग वगैरह नहीं ली है और अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या किसी भी वजह से टाइम की अवेलेबिलिटी नहीं है, अगर हाउस वाइफ है या कुछ भी ऐसा रीजन है, तो आप अगर एक बार हर एक टॉपिक अगर वीडियो को भी देख लें, आपको एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी थोड़ा हो गई है, तो इसके बाद अगर आप अपनी जो भी बुक्स वगैरह आपके पास होंगी, आप अगर उसको उठा के पढ़ेंगे ना, तो आपको वो टॉपिक नया नहीं लगेगा, मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कभी नहीं पढ़ा और बिल्कुल आप नई नई चीजें पढ़ रहे हैं। तो आपका जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है वो भी यहाँ से बिल्टअप हो रही है, सिर्फ क्वेश्चन नहीं कराया जा रहा है, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है कोशिश की जा रही है कि वो भी आपको बताया जाए। देखिए मार्केट कैसे वर्क करता है कि आपका वीडियो जितना से ज्यादा शॉर्ट हो उतनी ज्यादा आपको व्यूज आएंगे, लेकिन हमारा फोकस वो नहीं है।
वीडियो शॉर्ट हो चाहे लंबा हो, हमें पता है कि जो स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं जिन्हें इन चीजों की जरूरत है वो लंबा वीडियो भी देखेंगे, तो हम उस चीज के ऊपर वर्क करें। वीडियो लंबा भी होगा हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन बता के निकल सकती हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट बताने का मतलब ये है कि हाँ, जिनके पास एक्सेस नहीं है उनको भी चीजें समझ में आए, और जो भी आपको चीजें यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड की जा रही है आप उसका सही तरीके से उपयोग कर सकें। ठीक है, तो जहाँ पे किसी को लगे कि नहीं है तो इजी इजी क्वेश्चन है, तो वहां पे बाकी लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में लौह अयस्क जैसे हेमेटाइट और मैग्नेटाइट आमतौर पर किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो अगर आप हेमेटाइट और मैग्नेटाइट की बात करें तो ये आपके आयरन और है, आपकी हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, इसके अलावा आपकी सिडेराइट। ठीक, और ये आपकी किस में पाई जाती है? केवल कडप्पा में नहीं, सिर्फ कडप्पा में देखने के लिए नहीं मिलती है, ठीक है ना, केवल कडप्पा में देखने के लिए नहीं मिलती। फिर देखिए केवल धारवाड़ प्रणाली, मतलब आयरन ओर तो आपको जैसे छत्तीसगढ़ को ही अगर आपको ये इंडिया की बेसिस पे नहीं भी ध्यान आ रहा है तो आपको धारवाड़ रीजन, आपका जो छत्तीसगढ़ का जो सदर्न वाला पोर्शन है वहां पर भी आपको आयरन ओर देखने के लिए मिलता है। लेकिन क्या सिर्फ वहीं देखने के लिए मिलता है? थोड़ा बहुत तो आपको ऊपर भी देखने के लिए मिलेगा वो कडप्पा वाले रीजन में, तो केवल आपके कडप्पा में नहीं देखने के लिए मिलेगा। फिर दूसरा देखिए केवल धारवाड़ प्रणाली की आग्नेय और कायांत्रिक चट्टानों में, नहीं, ये भी नहीं होगा, धारवाड़ और कडप्पा दोनों चट्टानों में, ये आपका सही होगा कि जो आपका लौह अयस्क है ये आपको धारवाड़ में भी देखने के लिए मिलता है और कडप्पा में भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग आयरन ओर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयरन कंटेंट। अब जिस तरह से आयरन का कंटेंट है उस हिसाब से आपकी आयरन ओर्स है, जैसे कार्बन के कंटेंट के हिसाब से कोयला हमने देखा एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, आपका लिग्नाइट, फिर पीट, इसी तरह से आपकी आयरन ओर भी है। तो इसमें आपका मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट, ये आपका क्या है ऑप्शन, ये आपका सही आंसर है। सिडेराइट आपका सबसे क्या है, इसमें सबसे लो आपका आयरन का कंटेंट है, और अगर मैग्नेटाइट की बात करेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा है। ठीक है, देख लीजिए लिखा भी है, मैग्नेटाइट में 72%, हेमेटाइट में 60 से 70, लिमोनाइट में 40 से 60 और 40 से 50 सिडेराइट में। ठीक है, फिर देखिए द बारबिल कोयरा वैली, उड़ीसा में बारबिल कोयरा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? जैसे हम इंपॉर्टेंट माइंस देखे हैं अपनी, उसी तरह से मतलब जैसे ये वैली है ये किसी इंपॉर्टेंट मिनरल के लिए फेमस होगी तो वो आपको ध्यान करके रखना है। हर वैली को नहीं ध्यान रखना है, लेकिन किसी रीजन में कोई वैली ऐसी है जो किसी मिनरल के एक्सट्रैक्शन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है तो वो आपको पता होना चाहिए। वो पॉसिबल भी नहीं है याद रखना, जरूरी भी नहीं है। तो यहाँ पे आपके उच्च श्रेणी के हेमेटाइट लौह अयस्क के भंडार मिलते हैं। सबसे उच्च श्रेणी मैग्नेटाइट की है और दूसरी उच्च श्रेणी आपकी हेमेटाइट की है। अगर आप कोयले की बात करें तो कोयले में भी जो सेकंड हाईएस्ट वैरायटी का कोल है बिटुमिनस, वो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा अबंडेंस में मिलता है। और अगर आयरन ओर की बात करें तो उसमें भी आपका जो सेकंड हाईएस्ट क्वालिटी का आयरन ओर है वो आपको सबसे ज्यादा इंडिया में देखने के लिए मिलता है, जो है क्या है, जो कि आपका क्या है, हेमेटाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन इंडिया अबाउट आयरन ओर। भारत के लौह अयस्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का लगभग 80% लौह अयस्क हेमेटाइट है। मैंने बताया अभी जो आपका सबसे ज्यादा अबंडेंस में इंडिया में आपको आयरन ओर मिलती है वो हेमेटाइट है, जो कि सेकंड हाईएस्ट क्वालिटी का आयरन ओर है। तो पहला आपका सही हो जाएगा। लौह अयस्क के उत्पादन में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है, बिल्कुल सही है। उड़ीसा में भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क के भंडार है और उत्पादन भी सबसे ज्यादा उड़ीसा ही करता है आयरन ओर का। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कौन सा कथन इसमें से सही है? तो 1, 2 एंड 3 ऑप्शन डी। अभी ये मिनरल का आपका पहला पार्ट है, ठीक है, अभी मिनरल रिसोर्सेज का आपका सेकंड पार्ट भी आएगा। तो इसमें आपका अगर इंडिया वाले जीएससी अगर देखें तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं भी आए हो तो ये आपको छत्तीसगढ़ वाले सेक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, फिर लास्ट में आप देखेंगे तो आपका एक मिसलेनियस करके भी एक टॉपिक है, तो उसमें फिर आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि मतलब किसी आप उसको एक पर्टिकुलर टॉपिक में नहीं रख सकते और तो भी वहां से आए हैं, तो वहां पे हम उसको कवर करेंगे। और जो आपके करंट अफेयर्स वाले, करंट अफेयर्स में कुछ ज्योग्राफी की अगर इंपॉर्टेंट लोकेशंस नहीं है वो हम कर लेंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए इन 30 टॉपिक में भी जो आपके इंपॉर्टेंट है उसमें अगर कोई ऐसा टॉपिक आपका नहीं हुआ है, ठीक है, अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो आपका छूट गया है, नहीं हुआ है, तो उसके भी क्वेश्चन आपके उसमें डाल के आपको वो कवर करा दिया जाएगा। ठीक है, तो जिन्होंने भी पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं वो एक बार जाके पुरानी प्लेलिस्ट भी चेक करिए, बहुत अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस के अलावा आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी देने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।